हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो जहां पर आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एसआरए में हमारा पहला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान उपचारों की जड़ें पाई जाती है, यानी कि इसका रूट क्या है, इसको लाने का। ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये है आपका आंग्ल सामान्य विधि से, आंग्ल साम्य विधि से, आंग्ल अधिनियमित विधि से या फिर आंग्ल विशिष्ट विधि से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इक्विटेबल, यानी कि आंग्ल साम्य विधि से ये इसकी जड़ें पाई जाती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त उपचारों की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होगी? यहाँ पे विधिक होगी, सामयिक होगी, नैतिक होगी या फिर ए और सी दोनों होंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि इक्विटेबल रहेगी यहाँ पर, यानी कि सामयिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त उपचार है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो भी उपचार दिए जाते हैं वो कैसे होंगे? न्यायालय के ऊपर विवेकी हैं या फिर समादेशात्मक है, आदेशात्मक है या फिर निदेशात्मक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका विवेकी, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उपचार। ठीक है, रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुदत्त उपचार आधारित है। अब यहाँ पे जो उपचार दिए जा रहे हैं, जो रेमेडी दी जा रही है एसआरए के अंतर्गत, वो किस प्रकार की रेमेडी है? कठोर विधिक सिद्धांतों पर आधारित है, न्याय साम्य सद्विवेक पर आधारित है, न्यायिक व्याख्याओं पर आधारित है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर है बी नंबर, यानी कि न्याय साम्य और सद्विवेक पर आधारित ये उपचार यहाँ पे इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रथम बार पारित किया गया। आपकी ऑप्शन है 1877, 1963 में, 1863 में या 1862 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1877 में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी बिल आता है संसद में तो उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब क्या होता है, वो एक एक्ट का रूप धारण करता है। ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर तो वह एक्ट कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आर्टिकल आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 111। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि क्या करेगा राष्ट्रपति, उस पर हस्ताक्षर करता है। तो इसी एसआरए में कब हस्ताक्षर किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा? 1 दिसंबर 1963 को, 13 दिसंबर 1963 को, 23 दिसंबर या 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। किसी भी एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, यही डेट लिखी रहती है। ठीक है, जहाँ पे अधिनियम क्रमांक इसका है, जैसे कि एसआरए का 47। ठीक है, एक्ट नंबर कौन सा है? 47 है, 1963 का। उसी के बगल में क्या लिखा रहता है? इस हस्ताक्षर की डेट। अब यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर इस दिनांक से लागू हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले की टाइपिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एसआरए है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019, अब 31 अक्टूबर 2019 से कहाँ पर, जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये कब लागू हुआ है? जो हमारा एसआरए है, 1 मार्च 1964, 1 अप्रैल 1964, 1 मई 1963 या 1 मार्च 1963। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 1 मार्च 1964। अब यहाँ पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ? तो यहाँ पे 1 मार्च 1964 आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुदत्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो एसआरए के तहत स्पेसिफिक रिलीफ
दिया जा सकता है, किसके लिए दिया जा सकता है? सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए, सिविल अधिकारों एवं दंड विधियों के दोनों के प्रवर्तन के लिए, या किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है। तो इसके अंदर जो रेमेडी दी जाती है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है, वो किसका कराया जाता है? सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जब देखेंगे आप सेक्शन 4 क्या कहती है? धारा 4 इस इशारे की कि किसी व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ना कि दंड विधि के प्रवर्तन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 4 में ये चीज आपको बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 धारा 2 में परिभाषित बाध्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य, या प्रत्येक रूढ़िगत कर्तव्य, या प्रत्येक नैतिक कर्तव्य। यहाँ इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य यहाँ पे आ जाएगा, ना कि न्यायालय के द्वारा या फिर किसी अन्य के कर्तव्य, ठीक है ना। तो ये विधि के द्वारा जो प्रवर्तनीय कर्तव्य होंगे वही चीज इस बाध्यता के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे सेक्शन 2A में, ठीक है, जहाँ पे ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 प्रभावित नहीं करता है। अब ये प्रभावित किसको नहीं करता है? विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न संतोष के अधिकार को, दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन को, या उपरोक्त दोनों को, या उपरोक्त दोनों में किसी को नहीं। तब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन, कौन सी सेक्शन आपका आ जाता है 3। अब देखेंगे सेक्शन 3 एसआरए की, वहाँ पे क्या बताया गया है? सेविंग क्लोज, यानी ब्यावृत्ति किस पर लागू नहीं होता, किसको प्रभावित नहीं करता है। तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पे भी यहाँ पे प्रवर्तन पे कोई प्रभाव नहीं करता है, डालता है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अंतोष के अधिकार को भी यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे गलत कथन चुनना है। अब गलत कथन चुनने के लिए आपको देखना होगा, ठीक है। तो विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अंतर्गत अंतोष कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रदत्त किया जाता है, केवल दंड विधि के प्रवर्तन हेतु प्रदत्त किया जाता है, न्यायालय की मनमानी विवेकी शक्ति के अनुसार प्रदत्त किया जाता है, या बी और सी दोनों। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदत्त किया जाता है, ये तो सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सही है, कहाँ पे बताया गया है? तो अब आप देखेंगे सेक्शन 4, ठीक है ना, धारा 4 में ये चीज़ तो बताई गई है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई। यहाँ पर भी ये कहा गया है कि दंड विधि के प्रवर्तन है प्रदत्त नहीं किया जाएगा, ये इसमें प्रवर्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है? किसी दांडिक विधि के प्रवर्तित कराने मात्र प्रयोजन के लिए नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द जोड़ा है सेक्शन 4 में, तो ये चीज़ तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है ना। न्यायालय की मनमानी विवेकी शक्ति तो हो नहीं सकती कि न्यायालय अपने मनमानी से कुछ भी कर दे, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 के अधीन चाहा गया अंतोष कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अधिकार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या फिर विधिक कर्तव्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विनिर्दिष्ट अंतोष के अंतर्गत चाहा गया अनुतोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 विधि आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप पारित किया गया। तो कौन सी विधि आयोग यहाँ पे लाई गई थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको पारित किया गया था? तब यहाँ पे ओके ऑप्शन है, ठीक है, प्रथम विधि आयोग, तृतीय विधि आयोग, सप्तम विधि आयोग, नवम विधि आयोग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका नवम विधि आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकता है। प्रत्युद्धरण का मतलब क्या होता है? उसकी रिकवरी करना। अब उसकी रिकवरी कैसे कर सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार कर सकता है,
कौन सी संपत्ति? स्थावर संपत्ति यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, वो कब्जे का हकदार है तो वो क्या करना चाहता है? रिकवरी करना चाहता है। तो किस संहिता के अधीन कर सकता है? सीपीसी के अधीन, ठीक है ना, सीआरपीसी के अधीन। सीपीसी और सीआरपीसी दोनों प्रकार से कर सकता है, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कर सकता है। तो किससे करेगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सीपीसी के तहत यहाँ पे रिकवरी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 6 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे करेक्ट की बात की जा रही है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो बेकब्जा किए जाने की तारीख 6 माह के अवसान के पश्चात वाद नहीं लाया जा सकता है। ये धारा 6 की बात कर रहा है, ठीक है ना, सेक्शन 6 ऑफ एसआरए की बात। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात वाद नहीं लाया जा सकता। अब ये तो क्या है? ये तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, ये भी करेक्ट है कि सरकार के विरुद्ध आप एसआरए के तहत वाद नहीं ला सकते हैं। तीसरा है कि इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी बाद में पालित किसी भी आदेश या डिक्री के से अपील नहीं हो सकती और ना ही उसका पुनरीक्षण के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट है, इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को बेकब्जा की गई संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने और कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करती है। तब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी कि ये जो सी नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, अर्थात ये सही यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यासी किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण जिसमें हित का वह हकदार है वाद ला सकता है। यानी कि न्यासी के बारे में बात की गई है और विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति, ठीक है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, उसकी रिकवरी के बारे में एज ए जो ट्रस्टी, ठीक है, न्यासी के रूप में यहाँ पे क्या है? कब्जे का हकदार है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है? हितप्रद वाद ला सकता है। तो ये कहाँ पे बताया गया है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 7। अब धारा 7 की न्यासी के बारे में कौन कहता है? तो सेक्शन 7 एसआरए की देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ? एक स्पष्टीकरण है, ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 1 वहाँ पे बताया गया है न्यासी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण किंतु स्वामी के नाते नहीं का उन व्यक्तियों को जो अवैध कब्जे के हकदार हैं को कब्जे का निर्दिष्ट परिधान करने का दायित्व। अब यहाँ पे क्या है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का क्या है? कब्जा है, लेकिन उसका स्वामी नहीं है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस पर कब्जा भी है लेकिन उसका स्वामी नहीं है। तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको परिधान करने के लिए, यानी उसको रिटर्न करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसका दायित्व है। तो कौन बताता है? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन दशाओं में ऐसे व्यक्ति का जिनका जंगम संपत्ति पर किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है जिसका वह स्वामी नहीं है को उसके अविवाहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसका विनिर्दिष्टतः परिधान करने के लिए विवश किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है, जबकि दावा की वस्तु उसके द्वारा अविवाहित कब्जे के हकदार व्यक्ति के अभिकर्ता या नाशी के रूप में धारित हो, जबकि दावाकृत वस्तु यानी जिस वस्तु का दावा किया जा रहा है उसकी हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर अविवाहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को यथा योग्य अंतोष ना पहुंचाता हो, ठीक है ना, यानी कि धन के रूप में उसको कोई यहाँ पे उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती उसके अंतोष की। तीसरा है, जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा अविवाहित व्यक्ति के पास सदोषतः अंतरित नहीं कराया गया है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? उसको विवश किया जा सकता है कि जो भी हकदार व्यक्ति है उसको उसका परिधान किया जाए। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु वाद लाने का अधिकतम अवधि कितनी है? यानी कि जो सेक्शन 6 कहती है कि अगर आप स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिए गए हैं तो वहां पर पुनः कब्जे प्राप्त करने के लिए वाद लाने की अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह, 3 माह,
4 माह या 12 माह। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि 6 माह के अंदर आप वाद नहीं लाए तो आपको वाद लाने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिटेशन कितनी बता दी, 6 माह की बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब्जे की वापसी हेतु कोई वाद अवयस्क के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, या 3 माह पश्चात नहीं लाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। ये सेक्शन 6 कहती है कि कब्जे की वापसी है, अगर कब्जा कर लिया गया सरकार के द्वारा तो सरकार के विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 क्या कहता है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे से बेकब्जा किया गया व्यक्ति स्वत्व के आधार पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के हेतु वाद दायर कर सकेगा। ऐसे वाद संचित करने की अवधि की सीमा क्या है। अभी तो हमने देखा था कब्जे के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन के आधार पर पोजीशन मांगा गया था 6 महीने के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्वत्व यानी टाइटल के आधार पर पोजीशन मांगने की बात की गई। तो वहाँ पे उसकी समय सीमा कितनी होगी, 6 माह, 3 माह, 6 वर्ष या 12 वर्ष। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ किस में बताया गया है, आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट में तो सेक्शन जो 65 है, ठीक है ना, आर्टिकल 65, इसमें भी आर्टिकल बोला जाता है। तो आर्टिकल 65 के तहत यहाँ पे क्या बताएगा कि 12 वर्ष के भीतर आपको वाद लाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसकी लिमिटेशन बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब्जे की पुनः प्राप्ति के बाद में पूर्व आधिपत्य साबित किया जाना आवश्यक होता है, स्वत्व को सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है, या स्वत्व को सिद्ध करना आवश्यक होता है, या पूर्व आधिपत्य नहीं। उसके बाद एक है आ और बा दोनों सही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर कि आ और बा दोनों सही हैं, यानी कि पूर्व आधिपत्य साबित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, स्वत्व को सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है, ये दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वाद के किसी भी आदेश या डिक्री की चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी में अपील द्वारा, पुनरीक्षण द्वारा, पुनर्विलोकन द्वारा, अपील या पुनर्विलोकन द्वारा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, यानी कि पुनरीक्षण द्वारा इसके आदेश और डिक्री को चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 6 के संबंध में कौन सा कथन सही है। बेदखल किया गया व्यक्ति हक के आधार पर कब्जा को वापस प्राप्त कर सकता है। बेदखल किया गया व्यक्ति केवल इस आधार पर कब्जा प्राप्त कर सकता है कि वो कब्जे में था और उसे अविधिक सदोष बेदखल कर दिया गया था। तीसरा है कि बेदखल व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसे बेदखल करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर हक प्राप्त करना है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर का, यानी कि बेदखल किया गया व्यक्ति केवल इस आधार पर कब्जा प्राप्त कर सकता है कि वह कब्जे में था और उसे अविधिक रूप सदोष बेदखल कर दिया गया था, ठीक है ना। विधि के सामान्य अनुक्रम में उसको बेदखल नहीं किया गया था, उससे अन्यथा क्या किया गया था, बेकब्जा कर दिया गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्या कहता है, धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से उपचार के लिए प्रार्थना की जा सकती है। कब्जा वापस दिलवाए जाने के लिए, कब्जा वापस दिलाए जाने एवं प्रतिकर प्राप्त करने की, या संपत्ति पर हक दिलाए जाने की, या उपरोक्त सभी की। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कब्जा वापस दिलाए जाने और प्रतिकर भी साथ में, ठीक है। तो कब्जा तो आप दिलाए ही, साथ में प्रतिकर भी दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 7 के अंतर्गत अब पूरे एक्ट में ना, पूरे जो सेक्शन है SRA में वो सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, ठीक है। उधर आपको और भी सेक्शन है कुछ, ठीक है। ये सारे सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे धारा 7 के अंतर्गत क्या है कि जंगम संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के लिए उनके कौन सा तत्व आवश्यक है। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से आवश्यक हैं, ठीक है, जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए। यहाँ पे स्थापित संपत्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे की बात की जा रही है। तो वादी को कब्जा प्राप्त करने का हक होना चाहिए, ऐसी संपत्ति जो विनिश्चित करने योग्य हो, संपत्ति ऐसी हो जिसका अभिग्रहण करके उसका परिधान किया जा सकता हो, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का,
यानी कि वादी का कब्जा प्राप्त करने का हक होना चाहिए। भाई हक होगा तभी तो उसको कब्जा दिलाया जाएगा। अब बिना हक के उसको कैसे कब्जा दिलाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 क्या कहता है, धारा 8 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। धारा 8 के अंतर्गत डिक्री वस्तु के मूल्य के बराबर धनराशि दिलवाने के लिए होती है। ठीक है, धारा 8 के अंतर्गत किसी स्वामी के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। धारा 8 के अंतर्गत जो संपत्ति मांगी जा रही है उसकी हानि के लिए धनराशि के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो। धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक है कि वादी के संपत्ति का तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक है, तो आवश्यक क्या है, धारा सेक्शन 8 के अंतर्गत वादी को संपत्ति का तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका निर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है, यानी कि इन्फोर्सिएबल है। ठीक है ना, कौन सा इन्फोर्सिबल है, किसी संविदा का जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। दूसरा है कि न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर की गई संविदा का। तीसरा है न्यासी द्वारा न्यास भंग की गई संविदा का, या उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए नंबर का, यानी कि किसी संविदा का जो है कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो, तो ये इसका निर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस दशा में किसी भी संविदा का निर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए नंबर, जबकि उस कार्य का जिसके करने का करार हुआ है अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान निश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। ठीक है ना, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका मानक डिसाइड नहीं किया जा सकता कितना नुकसान हुआ है। दूसरा है कि जब कोई कार्य जिसके करने का करार हुआ है ऐसा है कि उसके पालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य संतोष नहीं पहुंचाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो करार हुआ है उसके पालन के लिए जो धन दिया जाता है, यानी कि यह डिसाइड नहीं कर सकते कितना धन देना है, वह संविदा जो प्रकृति से पर्यवशेय हो और आ और बा दोनों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर है डी नंबर, आ और बा दोनों यहाँ पे इसको प्रवर्तित कराया जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संविदा बेनिस्टर प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। अब यहाँ पे ऊपर क्या था, प्रवर्तित कराई जा सकती है, इन्फोर्सिबल है, लेकिन यहाँ पे कौन सी कह रहा है कि कौन सी इन्फोर्सिबल नहीं है। फर्स्ट है आपका वह संविदा जिसके पालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य संतोष नहीं है। वह संविदा जो अपनी प्रकृति से है परिवशीय नहीं है। तीसरा है जब संविदा किसी ऐसे ऋण के प्रति समुदाय के प्रतिभूत करने के लिए जिसे उधार लेने वाला तत्क्षण प्रतिसंदत करने को रजामंद ना हो और बंधक निष्पादन करने या कोई प्रतिभूत देने के लिए हो। लास्ट है आपका कि यह संविदा जिसके पालन के सतत कर्तव्य का पालन अंतर्विधि से जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण ना कर सके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, यानी कोई संविदा जिसके पालन सतत कर्तव्य का पालन अंतर्विधि है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है उसको प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविदा का विशिष्ट पालन निम्नलिखित में कौन अभिप्राप्त कर सकता है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कौन प्राप्त कर सकता है। संविदा का कोई पक्षकार कर सकता है, संविदा के किसी भी पक्षकार का हित प्रतिनिधि, संविदा के किसी भी पक्षकार का मालिक कर सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी क्या कर सकते हैं, अभिप्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्या कहता है कि विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब कथन करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए करेक्ट है करेक्ट नहीं है क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यह अधिनियम दिवाई न्यायालय की अधिकारिता में विनिर्दिष्ट संतोष के संबंध में अधिक विस्तृत करता है, या फिर यह अधिनियम सभी प्रकार के विनिर्दिष्ट संतोष को सम्मिलित नहीं करता है, यह अधिनियम केवल संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन से ही संबंधित नहीं है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रकार के कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 10 के अंतर्गत संविदा के निर्दिष्ट पालन को प्रवर्तित करने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कौन सी दशा का आवश्यक नहीं है निर्दिष्ट पालन के लिए संविदा के। तो यहाँ पे ये है जबकि वह उस कार्य के जिसको करने का करार हुआ और पालन द्वारा कार्य वास्तविक नुकसान निश्चय करने का कोई मानक विद्यमान नहीं है। ठीक है ना,
ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 10 के अंतर्गत जब तक और जहां तक कि प्रतिकूल सिद्ध ना कर दिया जाए, यानी कॉन्ट्रेडिक्ट यहाँ पे प्रूव ना कर दिया जाए, न्यायालय निम्नलिखित क्या उपधारित करेगा कि स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के भंग के धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथा योग्य संतोष नहीं दिया जा सकता। दूसरा है कि ऐसी जंगम संपत्ति जो मामूली वाणिज्य वस्तु नहीं है कि अंतरण की संविदा भंग के धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथा योग्य संतोष नहीं दिया जा सकता। तीसरा है ऐसी जंगम संपत्ति जो बाजार में सुगमता से प्राप्त नहीं है कि अंतरण को संविदा भंग के धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथा योग्य संतोष नहीं दिया जा सकता। यह उपरोक्त सभी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यास से संबंधित संविदाओं का निम्नलिखित किसके द्वारा विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है, न्यासियों द्वारा, न्यास रहित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, या ए और बी दोनों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी आ और बा दोनों के द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत न्यासों को संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तित कराया जा सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 11, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और बने रहिए तक। हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यासी द्वारा की गई निम्नलिखित में किस संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता है, जो किसी न्यास के भागते पालन में है, जो न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों से बाहर की गई है, जो न्यास भंग वाली है, या बा और सा दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, डी नंबर का, यानी कि बा और सा क्या नहीं किया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक केस लॉ है, ठीक है ना, एसआरए का, अथरफोर्ड बनाम एक्टन एडम्स वाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अथरफोर्ड बनाम एक्टन एडम्स वाद किससे संबंधित है, सरकारी संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन से, न्यासों के संसक्त संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन से, संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन से, या फिर उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी नंबर का, यानी कि न्यासों से संसक्त, यानी संसक्त का मतलब जुड़ी हुई संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित है अथरफोर्ड बनाम एक्टन एडम्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तित कराया जा सकता है, धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अंतर्गत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर का, यानी सेक्शन 12, यानी धारा 12 यहाँ पे इसके द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। अब एक केस लॉ और आता है, ठीक है। रस्म किस बात का संबंध धारा 12 से है, रसकोंडा नारायण बनाम पोथांडा पर्थ थम्मा, एस.बी. दत्त बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, महावीर प्रसाद जैन बनाम गंगा सिंह, या उपरोक्त सभी। तो ये किस बात का संबंध सेक्शन 12 से है, ठीक है। तो सेक्शन 12 से कौन सा है, डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त सभी। ये जो तीनों यहाँ पे केस लॉ बताए गए हैं ना, ये किससे रिलेटेड है, सेक्शन 12 से। अब जो सेक्शन 12 है वो क्या कहती है, जो सेक्शन 12 है आपकी वो कहती है संविदा के भाग का निर्दिष्ट पालन, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि संविदा के भाग का क्या करना है, प्रवर्तन निर्दिष्ट पालन की बात करता है सेक्शन 12, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये तीनों केस ले हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने बैरेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 12 के प्रयोजनों के निम्नलिखित में किस दशा में संविदा के किसी पक्षकार को उस संविदा के पूरे भाग का पालन करने के लिए असमर्थ माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, यदि उस संविदा के विषय वस्तु का कोई प्रभाग जो संविदा की तारीख को अस्तित्व में था उस संविदा के पालन के समय अस्तित्व में ना रहा हो, ठीक है। दूसरा आता है आपका, यदि संविदा का वह पक्षकार जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशायित संबंध का विसंवादी हो,
यदि संविदा का वह पक्षकार संविदा का पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या डी नंबर, यदि संविदा का वह पक्षकार जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशायी संबंध का ध्वंसक हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि उस संविदा विषय वस्तु का कोई प्रभाव, यानी कि जब संविदा की गई थी उस टाइम पे तो वो क्या था, वह अस्तित्व में था, यानी एग्जिस्टेंस में था, लेकिन जब पालन की बारी आई, यानी कि उसका क्या करना हो, उसका परफॉर्मेंस करने की बात आई, तो वहाँ पे उस टाइम पे अस्तित्व में नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसकी बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धारा 13 के अंतर्गत हक ना रखने वाले या अपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता के अधिकार, तो केवल जंगम संपत्ति के विक्रय की संविदा को लागू होंगे, केवल जंगम संपत्ति के भाड़े की संविदा को लागू होंगे, केवल स्थावर संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदा को लागू होंगे, या उपरोक्त सभी प्रकार की संविदाओं को लागू होंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर का। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की संविदाओं को लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संविदा विनिश्चित प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। वह संविदा जिसमें सूक्ष्म में बहुत से ब्यौरे हों, न्यायालय उनकी तात्विक निबंधनों को निर्दिष्ट पालन प्रवर्तन नहीं करा सकता हो। वह संविदा जो अपनी प्रकृति से परिवशेय है, यानी कि खत्म हुई है। ठीक है ना। तीसरा है वह संविदा जिसके पालन में किसी ऐसे सतत कर्तव्य का पालन अंतर्निहित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकती। ये उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर डी नंबर का हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 44 में क्या बताया गया है कि वह निम्न से कौन सी संविदा निर्दिष्टता प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। अब निम्न से कौन सी ऐसी जो संविदा है उसको परफॉर्म नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस उसका नहीं किया सकता। तो ऐसी संविदा जो किसी कंपनी के डिवेंचर लेने और उनके नियमित संदाय करने के लिए हो। ऐसी संविदा जो किसी फर्म के भागीदार के अंश के रूप में क्रय के लिए हो। तीसरा है ऐसी संविदा जो अपनी प्रकृति के कारण ऐसी न्यायालय के द्वारा तात्विक निबंधनों के निर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन न करा सकता हो, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी नंबर का। ठीक है ना, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पक्ष में किसी संविदा का निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है, जो संविदा भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार हो, जो संविदा के किसी मर्मभूत निबंधन का पालन करने में असमर्थ हो, या फिर जो संविदा के भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार ना हो, जो संविदा के मर्मभूत निबंधनों को उसके पालन कर दिया गया हो और साबित करने में सफल हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशा में न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री न करने के विवेकाधिकार का सही प्रयोग कर सकता है। जहां की संविदा के निबंधन करने के समय पक्षकारों का आचरण या अन्य परिस्थितियों जिनके अधीन संविदा की गई थी ऐसी थी कि संविदा शून्यकरणीय ना भी होते हुए वादी को प्रतिवादी के ऊपर अनुचित फायदा देती हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। जहाँ की संविदा का पालन प्रतिवादी कुछ ऐसे कष्ट में डाल देगा जिसके वह पूर्व कल्पना नहीं कर सका था, और संविदा का पालन वादी को किसी कष्ट में डालेगा। तीसरा है आपका, जहाँ किसी प्रतिवादी को संविदा ऐसी परिस्थितियों के अधीन की है संविदा शून्यकरणीय ना होते हुए भी, यानी कि शून्यकरणीय नहीं थी फिर भी वहाँ पे उसके विशिष्ट पालन में प्रवर्तन असामयिक हो जाता है, या उपरोक्त सभी दशाओं में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए नंबर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्या कहता है, धारा 21 के अंतर्गत प्रतिकर दिलाने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका डी नंबर का। ठीक है, यदि वादी ने वाद पत्र में प्रतिकर का दावा नहीं किया है तो न्यायालय वाद पत्र में संशोधन कर दावा प्रस्तुत करने का अनुज्ञा नहीं दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 22 के अंतर्गत किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा में विनिर्दिष्ट पालन का बाद लाना व्यक्ति विनिर्दिष्ट पालन के अतिरिक्त निम्नलिखित क्या मांग कर सकता है। संपत्ति का कब्जा, संपत्ति का विभाजन या पृथक कब्जा, या अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत संविदा के निर्दिष्ट पालन के बाद खारिज होने के पश्चात संविदा भंग करने के लिए प्रतिकर के लिए बाद वर्जित किया गया है। धारा 21, धारा 22, धारा 23 या धारा 24 में। ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये
आपको याद ही होने चाहिए सेक्शन बेस्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका डी नंबर का, यानी सेक्शन 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन किस संविधा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है? अब विनिर्दिष्ट पालन किसका कराया जा सकता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, जबकि कारित कार्य के अपालन के उत्पन्न नुकसान का अविनिश्चय नहीं किया जा सकता हो, जबकि कारित कार्य के अनुपालन में, ठीक है ना, अपालन से उत्पन्न नुकसान का धन के रूप में अंतोष पर्याप्त ना हो, जबकि संविदा अपनी प्रकृति से परिवशी हो, और बात दोनों सही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर का, यानी आ और बा सही है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको एक PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 149 का चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम ID क्या है? legal56, ठीक है, legal5663। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लीगलाइजेशन सर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 51 क्वेश्चन कहते हैं, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में किस संविदा के विशिष्ट पालन न्यायालय के डिक्री या आदेश द्वारा नहीं कराया जा सकता है? भवन निर्माण की संविदा, बंधक निष्पादन की संविदा, भूमि विक्रय की संविदा या विवाह की संविदा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, ठीक है ना, विवाह की संविदा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथा योग्य दोष नहीं दिया जा सकने की उदाहरणा है। विधि की खंडनीय उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है, तथ्य की खंडनीय उपधारणा, या तथ्य की अखंडनीय उपधारणा है, इर्रिबेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, यानी कि विधि की खंडनीय उपधारणा, इसको खंडन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन निम्नलिखित किन संविधाओं को विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा नहीं कराया जा सकता है? जहां धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त संतोष हो, जहां संविदा व्यक्तिक अर्हताओं पर आश्रित हो, जहां संविदाजन्य कर्तव्य पालन न्यायालय द्वारा अपर्यवेक्षणीय हो, या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्या कहता है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 13 के अधीन हक न रखने वाले या अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार को अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। इसका पश्चातवर्ती अर्जित हित से संविदा पूर्ति का अधिकार, अन्य व्यक्तियों की आवश्यक सहमति प्राप्त करने से विक्रेता या पट्टाकर्ता को विवश करने का अधिकार, ये वाद खारिजी की दशा में अग्रिम धन प्राप्त करने का अधिकार, ये उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे पर मैंने पहले भी यहाँ पे वीडियो करवा चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक और वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना, 100+ MCQ का, ठीक है। तो बने रहेगी इन तक हमारे साथ, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन जब संविदा के विशिष्ट पालन के बाद हक के अभाव में या अपूर्ण हक के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तब ऐसी अवस्था में क्रेता या पट्टाग्रहीता को प्राप्त होंगे क्या प्राप्त कर सकते हैं? अग्रिम राशि ब्याज सहित पाने का अधिकार, वाद खर्चे का प्राप्त करने का अधिकार, संविदा की विषय वस्तु को धारण करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अग्रिम राशि ब्याज सहित पाने का भी अधिकार है, बाद के खर्चे भी प्राप्त करने का अधिकार है, संविदा के विषय वस्तु को धारण अधिकार भी है या इसको धारण करने का अधिकार भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या कहता है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न में से किन व्यक्तियों द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद लाया जा सकता है? संविदा पक्षकार के हित प्रतिनिधि, सकब्जा उत्तरभोगी, या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत निम्न में से किन व्यक्तियों के विरुद्ध संविदा विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद लाया जा सकता है? संविदा के पक्षकार, हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, या सद्भावी मूल्यार्थ अंतरिति, या ए और बी दोनों? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों, यानी कि संविदा के पक्षकार भी कर सकते हैं और हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अधीन धारा 18 के अंतर्गत किन संविधाओं को विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है? जो कपट, मिथ्या, व्यपदेशन, तथ्य के भूल के कारण पक्षकारों के आशय के अनुरूप नहीं हो, ठीक है ना, जो पक्षकारों के आशय के अनुसार विधिक परिणाम उत्पन्न नहीं कर रही हो,
तीसरा है जब किसी पक्षकार ने संविदा निष्पादन के पश्चात उसकी शर्तों का परिवर्तन कर दिया हो, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 20 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन डिग्री के बारे में न्यायालय की अधिकारिता वैवाहिक है, परंतु न्यायालय की अधिकारिता मनमानी नहीं है, स्वास्थ्य और युक्तियुक्त न्यायिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित है, अपील न्यायालय द्वारा सख्त है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। 60वां क्वेश्चन है कि विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के लिए विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी द्वारा मांग की जा सकती है। तो यहाँ पे विनिर्दिष्ट पालन के रूप में क्या मांगा जा सकता है, विनिर्दिष्ट पालन के अतिरिक्त या उसके स्थान पर प्रतिकर, संपत्ति का विभाजन या पृथक कब्जा, निर्दिष्ट पालन की नामंजूरी की दशा में अन्य अंतोष, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज हो जाने के पश्चात वादी क्या नहीं कर सकता और या फिर क्या कर सकता है, प्रतिकर हेतु वाद नहीं ला सकता, अन्य अंतोष हेतु वाद ला सकता है, न्यायालय की अनुमति से पुनः वाद ला सकता है, या फिर आ और बा दोनों सही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी कि आ और बा दोनों सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी प्रतिकर है तो बात नहीं ला सकता, यही खारिज हो गया तो। लेकिन अन्य अनुतोष के लिए, अन्य रेमेडी के लिए क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। 62 क्या कहता है कि विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन लिखितों का परिशुद्धि रेक्टिफिकेशन के सम्मिलित है, लिखितों का नवीनीकरण, लिखितों का सुधार, पक्षकारों के आशय अनुरूप लिखितों के सुधार, लिखितों को शून्य बनाना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर का, यानी कि पक्षकारों के आशय के अनुरूप लिखितों में सुधार करना। ठीक है ना, तो ये इसका सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें इसकी रेटिफिकेशन के बारे में, तो ये कहाँ पे बताया गया है आपका, ये बताया गया है आपका सेक्शन 26 में। ठीक है, तो सेक्शन 26 आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या बताया गया है, रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि पक्षकारों के कपड़े या भूल के कारण कोई लिखित संविदा उसके उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती, तब लिखित को प्रस्तुत करने हेतु बात लाने के अधिकारी हैं पक्षकार, पक्षकारों का हित प्रतिनिधि, अन्य प्रभावित व्यक्तियों के सहित पक्षकार, या आ और बा दोनों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर का, यानी आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 27 के अधीन न्यायालय किन दशाओं में न्यायालय संविदा का विखंडन नामंजूर कर सकेगा, जब वादी ने संविदा का अनुसमर्थित कर दिया है, जहां व्यक्ति या पर व्यक्ति ने थर्ड पर्सन ने सद्भावी सूचना के मूल्यार्थ हित प्राप्त कर लिया है, ये जहां वादी द्वारा संविदा शून्य करनी हो, या आ और बा दोनों। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किसी संविदा को धारा 27 के अंतर्गत विखंडित किया जा सकता है, जब संविदा वादी के विकल्प पर शून्य करनी हो, जब संविदा वादी के विकल्प पर पर्यवश्य हो, जब संविदा ऐसे कारणों से अवैध हो जो देखने में प्रकट नहीं है, और प्रतिवादी को वादी से अधिक दोषी कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 में क्या कहता है, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 33 के अधीन न्यायालय द्वारा कब लिखित रद्दकरण आदेश दिया जा सकता है, लिखित का रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है, जब लिखित शून्य हो, जब शून्य करनी हो, या शून्य करनी हो, या लिखित परिवर्तनीय हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, यानी कि जब लिखित शून्य या शून्य करनी हो तब यहाँ पर रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है। सत्य कथन छांटिए। अब सत्य कथन यहाँ पे बताना है, लिखित भक्त रद्द की जा सकती है, यानी कि पार्शली क्या किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है, या भक्त रद्द नहीं की जा सकती है। लिखितों को रद्द करने पर न्यायालय वादी को यथाशक्ति फायदा लौटाने का आदेश दे सकता है, या आ और सा दोनों। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आ और सा दोनों, डी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को किसी व्यक्ति की पारिस्थितिक या अधिकार की घोषणा के बारे में अधिकारिता प्रदान करती है? धारा 31, 34, धारा 36 या धारा 35? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी सेक्शन 34 कहती है घोषणात्मक बात के बारे में। ठीक है, उसके बाद विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अंतर्गत हैसियत या अधिकार की घोषणा वादी पर आबद्धकार है, प्रतिवादी पर आबद्धकार है, वाद के पक्षकार या उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकार है, सभी व्यक्तियों पर आबद्धकार है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वाद के पक्षकार एवं उनके अधीन दावा करने वालों पर आबद्धकार है। ठीक है, कौन सा? हैसियत या अधिकार की घोषणा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 34 के अधीन घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद संसित कर सकता है। तो घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद कौन संसित कर सकता है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग? तो सेक्शन 34 में विधिक हैसियत रखने वाला, संपत्ति में अधिकार रखने वाला या आ और बाद दोनों। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर, यानी कि विधिक हैसियत जो रखता है वो तो कर ही सकता है घोषणात्मक डिक्री के लिए बात। ठीक है ना, उसके बाद संपत्ति में अधिकार रखने वाला व्यक्ति जो है वो भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, घोषणात्मक डिक्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वादी को किसी विधिक हैसियत का हकदार होना चाहिए, वादी को किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार होना चाहिए, या वादी हक की घोषणा के अतिरिक्त कोई अन्य अंतोष मांगने या योग्य होते हुए अन्य अंतोष की मांग कर सकता है, या वादी हक के अधीन घोषणा अतिरिक्त अंतोष मांग नहीं कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घोषणात्मक डिक्री के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वादी हक की घोषणा के अतिरिक्त, यानी कि हक की घोषणा तो मांग कर सकता है लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य अंतोष की मांग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक अंतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है? प्रतिकर द्वारा, घोषणात्मक डिक्री द्वारा, विनिर्दिष्ट अनुपालन द्वारा या अस्थायी शाश्वत व्यादेश द्वारा। किस प्रकार से इसको अनुदत्त किया जाता है निवारक अंतोष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अस्थायी या शाश्वत व्यादेश के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होता है? अस्थायी, शाश्वत, अध्यापक या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि अस्थायी आदेश। निम्नलिखित में से कौन सा व्यादेश डिक्री के रूप में अनुदत्त किया जाता है? अस्थायी, शाश्वत या अध्यापक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी शाश्वत व्यादेश। बी नंबर का करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर कौन सा होगा? ए नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है वाद के किसी भी प्रकरण में, वाद की अंतिम सुनवाई के पश्चात, वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात या वाद की प्रथम सुनवाई में। तो अस्थायी व्यादेश कब दिया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि वाद के किसी भी प्रकरण में अस्थायी व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी व्यादेश के प्रवर्तन में रहता है कब तक? निर्दिष्ट समय तक, न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक, साक्ष्य प्रस्तुत होने तक, या आ और बा दोनों? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आ और बा दोनों। ये भी हो जाएगा, न्यायालय के अतिरिक्त आदेश जब तक नहीं दिया जाता तब तक ये लागू हो सकता, प्रवर्तन में रह सकता है। दूसरा कि निर्दिष्ट समय तक, यदि उसमें कुछ समय डिफाइन है तो वहाँ तक क्या रह सकता है? उसमें प्रवर्तन में रह सकता है। उसके बाद है अस्थायी व्यादेश के संबंध में गलत कथन बताइए। अब गलत कथन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कौन सा गलत कथन होगा? निवारक अंतोष न्यायालय के विवेकानुसार अनुदत्त किया जाता है। अब ये कैसा है? अब ये यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, निर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अग्रिम आदेश तक बना रहता है, ये भी करेक्ट है। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होता है, ये भी करेक्ट है। वाद के किसी भी प्रकरण में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है, ये गलत यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना है तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, अस्थायी व्यादेश प्रदत्त करने का आधार क्या है? प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति या उपरोक्त सभी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का 78 का डी नंबर हो जाएगा, उपयोग सभी। यानी कि जो अस्थायी व्यादेश दिया जाता है ना, वो किस आधार पर दिया जाता है उसके लिए 3 गोल्डन रूल मान लीजिए इसको। तो प्रथम दृष्टया मामला देखा जाता है, सुविधा का संतुलन देखा जाता है और अपूर्णीय क्षति देखी जाती है, उसके बाद अस्थायी व्यादेश दिया जाता है। ये तीनों गोल्डन रूल कहलाते हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
वादी के संपत्ति संबंधी अधिकार अतिक्रमण की दशा में शाश्वत विदेश कब अनुदत्त किया जा सकता है? जहां वास्तविक नुकसानी के आकलन हेतु मापदंड नहीं है, जहां धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य दोष नहीं है, जहां न्यायिक कार्रवाई को बाहुल्य निवारित होने के हेतु व्यादेश आवश्यक है, या उपरोक्त दशाओं में, सभी दशाओं में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 80 नंबर पे पहुंच चुके हैं अभी तक हम। तो अभी तक आप लोग कितने सही हो चुके हैं? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक 79 क्वेश्चन यानी 79 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 80 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त किया जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को ना करने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? यथास्थिति बनाए रखने के लिए आज्ञापक व्यादेश अनुदत्त किया जाता है। इसका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट। अब निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी का दावा किया जा सकता है? 34 में, 37, 39 या 40 में? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है? जब वह न्यायिक कार्यवाही को अवरुद्ध करने के लिए संस्थित हो। दूसरा है आपका, जब किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए अवरुद्ध को संस्थित हो, ठीक है ना, जब वादी को उस मामले में व्यक्ति हित ना हो, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यानी उपरोक्त सभी दशाओं में नामंजूर किया जा सकता है। उसके बाद है 83, निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है? ऐसी संविदा का भंग निवारित करने का जिसका निर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय नहीं है, किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने में जिसमें वादी उपमत हो गया हो, जबकि अन्य समानता प्रभाव का संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ किसी संविदा में कार्य करने के का सकारात्मक करार और साथ ही किसी कार्य को ना करने का नकारात्मक करार समाविष्ट हो, वहाँ पर न्यायालय केवल सकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुदत्त करेगा, नकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुदत्त करेगा, या सकारात्मक करार में पालन असमर्थ होने की दशा में नकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुदत्त कर सकता है, या फिर नकारात्मक करार की उपस्थिति में संविदा को शून्य घोषित कर देगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 85, यहाँ पे केस लॉ आया है, लवली बनाम वेगनर का प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? 42 से, 38, 40 और या 39 से? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि जो सेक्शन 42 है SRA की, उससे संबंधित है लवली बनाम वेगनर का। ये प्रसिद्ध मामला है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का पता लगाएं। अब यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा उसका पता लगाना है। व्यक्तिगत सिविल अधिकारियों के प्रवर्तन के निर्दिष्ट दोष प्रदान किया जा सकता है। किसके लिए? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ना कि दंड के विधि के प्रवर्तन के लिए। दंड विधि के प्रवर्तन के लिए, ना कि व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लिए। ठीक है, केवल दंड विधि के प्रवर्तन के लिए, सिविल अधिकारों दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ना कि दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। तो मैंने इसको पहले ही बताया है, ठीक है ना। जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्दिष्ट संतोष प्रदान किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है, दंड विधि के लिए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी बात कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए संस्थित नहीं किया जाएगा। तो कितने दिन के बाद, मतलब किसके विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा? सरकार के विरुद्ध, लोक कंपनी के विरुद्ध, प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध, या इन सभी के विरुद्ध। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के विरुद्ध। यहाँ पे आप बात फाइल नहीं कर सकते हैं। 88 क्या कहता है? संविदा के निर्दिष्ट अनुपालन के बाद में वादी अंतोष केवल तभी पा सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, ठीक है, वह उसके संविदा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, उसे अपूरणीय हानि हो सकती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, ये यानी कि वह साबित कर देता है, यानी स्थापित कर देता है कि उसके संविदा का भाग का पालन करने के लिए वह तैयार था और रजामंद था, ठीक है ना, वो पालन करने के लिए तैयार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस दशा में न्यायालय द्वारा संविदा का निर्दिष्ट पालन प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है? जहां संपत्ति मामूली वाणिज्यिक वस्तु ना हो, जहां की संपत्ति ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से प्राप्त नहीं हो, जहां संविदा के अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अंतोष पहुंचाता हो, या जहां संविदा के अपालन द्वारा कारित वास्तविक हानि का निश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो। तो यहाँ पर निर्दिष्ट पालन प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। यहाँ पे किस में होगा? तो यहाँ पे 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, कि जहाँ संविदा के अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अंतोष पहुंचाता है तो वहाँ पर निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, यदि धन के रूप में प्रतिकर अंतोष पहुंचाता ये योग्य है, ठीक है ना, यथा योग्य है, तो वहां पे क्या किया जाएगा? उसको धन के रूप में प्रतिकर दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी संविदा बेनिष्ठतः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती? तो सेक्शन 14 की बात करता है ये, ठीक है ना। तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी संविधा है जो प्रवर्तित नहीं कराई जाएगी? तो भागीदारी का प्रारूप, विलय का निष्पादन, भूमि पर किसी भवन का निर्माण अथवा अन्य संकल्प निष्पादन की संविधा, ठीक है। तीसरा है संविदा जो अपनी प्रकृति से पर्यवश्य है, या डी नंबर का, किसी ऐसे ऋण जो इसे उधार लेने वाले तत्क्षण प्रतिशत करने को रजामंद ना हो, के प्रति संदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधक निष्पादन करने का या अन्य प्रतिभूत देने की संविदा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 तक पहुंच चुके हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित अंतोष है वैवेविक, आज्ञापक, कानूनी, बाध्यकार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे है। इसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अस्थायी व्यादेश के संबंध में गलत कथन का पता लगाइए। अब यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो निवारक अंतोष न्यायालय के विवेकानुसार अनुदत्त किया जाता है, ये तो सही है। दूसरा है, विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अग्रिम आदेश तक बना रहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होता है, बाद किसी प्रकरण में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जाच्युत व्यक्ति के द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्ति का बाद संचित नहीं किया जा सकता। शासन के विरुद्ध कब्जाच्युत से 3 माह के बाद यदि उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा लाया गया है, यदि वो कब्जा प्राप्त के साथ स्वत्व स्थापित कराने हेतु है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता। तो कौन सी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दिए, ठीक है। का, खा एवं गा सामुदायिक है, का संयुक्त परिवार की संपत्ति में पृथक कब्जे में है, यानी कि का क्या है? संयुक्त परिवार की संपत्ति में वो अलग कब्जे में रहता है। वह घा को विक्रय करके कब्जा दे देता है, यानी कि जो का है वो अपना कब्जा किसको दे देता है? घा को दे देता है। तो खा एवं गा इस आशय की घोषणा के लिए बाद लाते हैं, किस आशय के लिए? एक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। तो न्यायालय क्या करेगा? घोषणा जारी करेगा कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। वादी को निर्देश देगा कि वो घोषणा की डिक्री के पूर्व का को पक्षकार बनाए। तीसरा है कि वादीगढ़ को कब्जे की पारिणामिक सहायता मांगने को कह सकेगा या घा को कब्जा छोड़ने का आदेश दे सकता है, क्योंकि चूंकि परिवार संपत्ति कौन सी है? संयुक्त परिवार की, इसके लिए बाद लाया गया है, तो न्यायालय क्या आदेश देगा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि वादीगढ़ को कब्जे के पारिणामिक सहायता मांगने को कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है कि का खा के कथन को प्रकाशित करने की धमकी देता है, यानी का क्या कहता है? उसके कथन को प्रकाशित कर देगा, जो कि भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय हो सकता है। खा व्यादेश हेतु बाद लाता है और उस कथन को प्रकाशन के रोके जाने का निवेदन करता है। तो यहाँ पे न्यायालय व्यादेश दे सकता है कि यद्यपि दर्शित है कि ये खा की संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। न्यायालय व्यादेश दे से इनकार कर सकता है क्योंकि वो खा की संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। या सी नंबर का ऑप्शन है कि न्यायालय वाद निरस्त कर सकता है क्योंकि वादी ने घोषणा की सहायता नहीं मांगी है, न्यायालय वाद निरस्त कर सकेगा क्योंकि वाद कारण उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कि यहाँ पे वाद कारण उत्पन्न नहीं है, इसलिए न्यायालय क्या करेगा? वाद को निरस्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 97 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकरण में संविदा का विखंडन न्यायालय द्वारा न्याय निर्णीत किया गया है?
किया जाएगा। जहां वादी ने वाद संविदा का समर्थन किया है, जहां संविदा के लिए पर व्यक्ति ने थर्ड पर्सन सद्भावपूर्वक अधिकार अर्जित कर लिए हो, जहां संविदा वादी द्वारा शून्य करनी हो या विखंडन के लिए इप्सित संविदा का भाग या उसके अवशिष्ट भाग से पृथक करनी ना हो, तब यहाँ पे किस में किया गया है? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का, यानी जहां संविदा वादी द्वारा शून्य करनी हो। उसके बाद अधिनियम का कौन सा प्रावधान घोषणा के प्रभाव को संबंध में विचार करता है? 33, 35, 36 या 32? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 35। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि नियोजक उस सेवक के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है? यानी कि जो नियोजक है, एम्प्लॉयर है, उस सेवक के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है जो संविदा की अवधि के दौरान सेवा छोड़कर चला गया है। ठीक है, ये किस में कहा गया था? वन एंड कंपनी वर्सेस मैकडोनल्ड, डेविस बनाम फोरमैन, मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस थॉमस रस, चैंपमैन वर्सेस बेस्टर वाय। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एंड कंपनी वर्सेस मैकडोनल्ड। 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी शर्त धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है? प्रतिवादी संपत्ति के स्वामी होना चाहिए, वस्तु जंगम संपत्ति होना चाहिए, वादी वस्तु के तुरंत आधिपत्य होना चाहिए, वस्तु प्रतिवादी के आधिपत्य के नियंत्रण में होना चाहिए। निम्नलिखित में किस, तो अब यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर का करेक्ट आंसर होना चाहिए, प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अब यहाँ पे निम्नलिखित में किस प्रकरण न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं कर सकेगा? जहां लिखत कपट द्वारा या वास्तविक आशय अभिव्यक्त ना करे, जहां लिखत पारस्परिक भूल द्वारा उसका वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करे, जहां वह किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो, ठीक है ना, जहां लिखत के परिशुद्धि पर व्यक्ति में थर्ड पर्सन द्वारा सद्भावना पूर्वक या मूल्य अर्जी अधिकार को प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, जहां वह कंपनी किसी संगम का अनुच्छेद है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 101 यानी कि 101 क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पे डील किया है। इसमें आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको अगले किस एक्ट में यहाँ पे किस सब्जेक्ट पर ये MCQ चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। PDF के लिए मैसेज कहाँ करेंगे? आप मेरे Instagram ID पे करेंगे, लीगलाइजेशन सर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।